हमारे YouTube चैनल राज स्टूडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। लोग शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। मैं रोज़ इसी टाइम पे लाइव आता हूँ 8 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता कौन हैं? इंद्र, बी सरस्वती, सी यम, डी ब्रह्मा। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता कौन हैं? कौन है इसमें? कौन है? सी नंबर। पेन नहीं सेलेक्ट हो पा रहा। सी नंबर। सी नंबर है। कौन है? यम है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता कौन हुए? यम हुए। सी नंबर। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। लेकिन अगर इसमें कभी कभी अगर दे देता कहीं कहीं पे अगर शंकर जी को दे दिया, तांडव स्वरूप को नृत्य स्वामी या नटराज दे दिया, तब इसमें हम करेंगे नृत्य के स्वामी या नटराज या शिव, इनको बोला जाता है। किसको अगर नटराज है तो हम नटराज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये साउथ की तरफ ज़्यादा चलती है ये नटराज। और तांडव स्वरूप जो होता है शिव का, नटराज का, ये दिव्य नृत्य मुद्रा है जो दक्षिण भारत की तरफ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और जो तांडव का रूप है, वो तांडव का रूप जो शिव द्वारा किया गया ऊर्जावान नृत्य तांडव कहलाता है। यह ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक होता है। तो अगर इसमें शिव होता या नटराज होता तो हम नटराज टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे नटराज नहीं है तो इसलिए यम को लगाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? कौन सा है? ए पैगोडा मेला, बी गणेश चतुर्थी, सी कुरुक्षेत्र, डी कुंभ मेला। तो इसमें कौन सा है? प्रत्येक 12 वर्ष में क्या मनाया जाता है? कुंभ मेला, डी नंबर। ये भारतीय धार्मिक त्यौहार जो ये कुंभ मेला है, ये 12 वर्ष में मनाया जाता है। जो मुख्य रूप से कुंभ मेला या महाकुंभ है, ये क्यों मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण, और ये कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है? कहाँ कहाँ होता है? कुंभ मेला होता है कहाँ कहाँ होता है? प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर नासिक, फिर उज्जैन। एक क्रम चलता रहता है। इसके अलावा एक त्यौहार और है, वो इसमें उसका वर्णन नहीं किया गया है। एक त्यौहार है कुंभ के अलावा, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता, कौन सा? ध्यान देना इस पे। कुंभ के अलावा अगर एक त्यौहार और है, अगर दे देता, कौन सा? पुष्करम त्यौहार। ये 12 साल के चक्र में पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए, किसके लिए? पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए कौन सा है? पुष्करम त्यौहार। ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक। इसके अलावा जैसे होता है ना, कुंभ में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, और अभी 144 वर्ष में जो एक शायद 2024 या 25 में आयोजित हुआ था, जो 144 वर्ष में लगा था, वो मुझे लगता है 2025 में ही था। तो ये 144 वर्ष मनाया जाता है महाकुंभ। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मनाया जाता है। ठीक। और जो भी बता रहा था पुष्करम त्यौहार का, ये विशिष्ट राशियों में बृहस्पति के समय विशिष्ट नदियों पर मनाया जाता है। स्पेशली ये मनाया जाता है गोदावरी, इसलिए इसको गोदावरी पुष्करम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदावरी पुष्करम। ठीक। इसको जरूर याद रखना है। पुष्करम त्यौहार ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। यदि अगर दोनों दे दिया तब, पुष्करम भी दे दिया, कुंभ भी दे दिया, ऐसे होना बहुत मुश्किल है, तब तो फिर ये समस्या का विषय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिकेट के बल्ले निम्न में से किस लकड़ी के बने होते हैं? ए साल, बी रोजवुड, सी टीक और डी विलो। तो क्रिकेट के बल्ले जो बनते हैं वो किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? विलो नामक पेड़ की लकड़ी से। किसके? विलो। डी नंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये लकड़ी जो होती है हल्की होती है पहले तो। ठीक। हल्की होती है, हल्की के साथ साथ लचीली होती है, और लचीली के साथ मजबूत भी होती है, इसलिए विलो लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कश्मीरी विलो वो थोड़ा भारी होती है और सस्ती भी होती है। और जो इसके बल्ले का जो होता है, जो क्रिकेट का बल्ला होता है, जो इसकी हैंडल किसकी बनाई जाती है? इसकी हैंडल बेंत। किससे? बेंत, केन। उसी को बोलते हैं केन से बनाया जाता है। ठीक। जो उसका हत्था होता है बल्ले का, ये बल्ला हुआ,
तो ये काहे का बनाया जाता है? बेंत का बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी मुंबई और डी है नई दिल्ली। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई, सी में। दलाल स्ट्रीट का, थोड़ा इसको खाली कर लेते हैं तो बताते हैं कहाँ स्थित है। मुंबई में, सी नंबर। दलाल स्ट्रीट ये मुंबई शहर के एक फोर्ट इलाका पड़ता है। कौन सा है? फोर्ट इलाका है। ये होता है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी को क्या बोलते हैं? BSE का घर है। ठीक, ये भारत का जो है प्रमुख वित्तीय केंद्र है। क्या है? भारत का प्रमुख वित्तीय केंद्र है ये, वित्तीय केंद्र। और शेयर बाजार का पर्याय बनाता है ये दलाल स्ट्रीट। इसका मुख्य संस्थान जो है यहाँ बॉम्बे स्टॉक का, जो देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज में से एक है ये। ठीक, मुंबई के फोर्ट इलाके में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सार्क संघ है, सार्क संघ है यूरोपीय देशों का, तेल निर्यात देशों का, दक्षिण एशियाई देशों का और डी है दक्षिण अमेरिका देशों का। बताइए सार्क किसका संघ है? किसका है? सार्क है किसका है ये? सी नंबर, दक्षिण एशियाई देशों का। ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच, जो इसके सदस्य हैं, सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में है। ठीक, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। अच्छा, सार्क में सदस्य देश कौन कौन से हैं बताइए? सार्क में कौन कौन से सदस्य देश हैं? नंबर 1 पे है बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर भारत, फिर मालदीव, फिर नेपाल। नेपाल में इसका मुख्यालय भी है।
हमारा ये पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है। श्रीलंका इसका संस्थापक था, श्रीलंका इसका संस्थापक था, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? इसमें अफ़गानिस्तान भी है, और अफ़गानिस्तान कब शामिल हुआ था? 2007 में अफ़गानिस्तान शामिल हुआ। ठीक है, तो इस पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये सार्क। और इसका उद्देश्य क्या था? जो इसके संगठन सदस्य हैं 8 देशों को एक आर्थिक भू राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, और भारत है, फिर मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसका संस्थापक है, श्रीलंका भी है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 2007 में ये शामिल हुआ है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, कब? 2014 के बाद से कहते इसमें कोई बैठक नहीं हुई, कोई सम्मेलन नहीं हुआ, और ये कुछ हद तक ये निष्क्रिय हो गया। इसकी वजह से कुछ हद तक निष्क्रिय हो गया है। और एक ये संगठन जब था तो ये संगठन जो है दुनिया की 21% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। कितना? 21%। 21% बहुत होता है। ठीक, 21% ये बहुत होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, आपसी विश्वास और सहयोग। इसकी बैठक कब से नहीं हुई? 2014 के बीच जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, उसके बाद से कोई उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन इसका नहीं हुआ, जिससे कुछ हद तक ये निष्क्रिय हो गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की पहली फीचर फिल्म टॉकी थी? ए. हातिम ताई, बी. आलामारा, सी. पुंडलिक, और डी. राजा हरिश्चंद्र। बताइए। भारत की पहली फीचर फिल्म टाकिया, इसको बोलते थे, जो बोलती फिल्म बोला जाता था। टॉकी मतलब बोलती हुई। कौन सी थी? ये आलामारा थी। कब बनी थी? 1931 में बनी थी। किसने इसको निर्देशित किया था? बताइए। इसका डायरेक्टर जो थे, ये थे आदेशिर ईरानी। आदेशिर ईरानी द्वारा इसको निर्देशित की गई थी। इसमें कुल कितने गाने शामिल थे? 7 गाने शामिल थे। कितने? 7 गाने थे। और यह रिलीज कब की गई थी? 14 मार्च को। कब की गई? 14 मार्च 1931 को। गाना कौन सा था? एक हिंदुस्तानी फिल्म थी। गाना तो दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, यही था। और गाना कौन गाया था?
वजीर मोहम्मद खान किसने गाया था? वजीर मोहम्मद खान ने गाना गाया था। मुख्य भूमिका किसकी किसकी थी? मुख्य भूमिका, इसमें मुख्य भूमिका थी पृथ्वीराज कपूर, फिर एक और थे जुबैदा या मास्टर विट्ठल, कोई एक थे, मास्टर विट्ठल। और संगीतकार कौन था? संगीतकार कौन था? फिरोज शाह मिस्त्री। कौन थे? कभी कभी क्वेश्चन ये देते हैं, फिरोज शाह मिस्त्री। तब समस्या होती है कि जानते तो थे कि पहली फिल्म आलम आरा थी, कब आई? 1931 में। डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर तक पूछ सकता है, बस हो गया, आदिल ईरानी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? ए क्लास शवाब, बी जॉन कीनेथ गैल्ब्रेथ, सी रॉबर्ट जोएलिक, और डी है पॉल क्रुगमैन। बताइए, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? क्लास श्वाब, जॉन कीनेथ गैल्ब्रेथ, डी रॉबर्ट जोएलिक, और डी है पॉल क्रुगमैन। बताइए, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? विश्व आर्थिक मंच के जो संस्थापक थे वह क्लास श्वाब थे। ए नंबर। ये कहाँ के थे? एक चीज और था कि ये जर्मन इंजीनियर भी थे, जर्मन इंजीनियर थे, और इसके साथ साथ ये अर्थशास्त्री भी थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1971 में। इसे मूल रूप से क्या कहा जाता है? इसे मूल रूप से कहा जाता है यूरोपीय, क्या कहा जाता है? यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम। क्या कहा जाता है? यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम। इसका संस्थापक कौन है? क्लास श्वाब है। कब स्थापना हुई? 1971 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। इसका उद्देश्य क्या था? लेकिन एक चीज़ और है कि ये जब से स्थापना इसकी हुई है तो इसके संस्थापक कब से? 1971 से और 2025 तक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है, क्लास श्वाब। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक और नेताओं को एक साथ लाना। किसको किसको? वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक
और अन्य नेताओं को एक साथ लाना ताकि ज़्यादा आर्थिक मंच की थोड़ा मजबूती बढ़े। अध्यक्ष कब से कब तक रहे ये? क्लास स्वाब 1971 से 2025 तक अध्यक्ष के रूप में काम किया इन्होंने। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्थापना कब होती है? 1971 में होती है। ठीक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए हरगोविंद सिंह, बी अर्जुन देव, डी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे, डी नंबर। और 10वें गुरु और अंतिम गुरु कभी कभी आता है अंतिम गुरु, तो अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्या थी? खालसा पंथ की स्थापना की। एक चीज और कर दिया था इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु बना दिया। इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने शाश्वत गुरु ग्रंथ साहिब को एक शाश्वत गुरु बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि गुरु परंपरा का अंत किया है। गुरु परंपरा को इन्होंने खत्म किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने लगे। ठीक, समझ में आया? इन्होंने क्या क्या काम किया था? एक तो अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की, 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इनके सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु नानक जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने गुरु परंपरा का अंत किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार। इनके पिता क्या थे? कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। और इन्होंने एक काम और किया था, पंचककार। पंचककार में कौन था? केस, कंगा, कड़ा, कच्छ और कृपाण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब एक काम और किया, दशम ग्रंथ का लेखन किया। ठीक, अच्छा देख लेते हैं एक बार सिखों का जो वो था इतिहास। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। अगर ये देखा जाए समकालीन किसके लोग थे? गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन एक आता है, गुरु का लंगर किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। और गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी?
करतारपुर में। कहाँ हुई थी? करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे गुरु कौन बन जाते हैं? दूसरे गुरु बन जाते हैं गुरुदेव अंगद जी। ये कब से बनते हैं? गुरु अंगद बनते हैं, दूसरे गुरु अंगद बनते हैं। कब बनते हैं? ये बनते हैं 1539 से 1552 ईस्वी तक रहते हैं दूसरे गुरु। उनके बचपन का नाम आता है, कभी कभी लहना नाम से आ जाता है, लहना नाम से। इन्होंने क्या किया था? गुरुदेव अंगद ने क्या किया था? जो लंगर व्यवस्था थी, शुरुआत किसने किया? गुरु नानक ने तो इसकी शुरुआत की, लंगर की। इन्होंने इसको स्थायी कर दिया, स्थायी बनाया। और एक काम और था इनका, कौन सा? गुरुमुखी लिपि। कौन सा? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि गुरुदेव अंगद ने प्रारंभ की थी। जब इनका काम यहाँ से खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद एक गुरु आते हैं, तीसरे गुरु आते हैं अमरदास जी। अमरदास जी ने क्या किया? एक इन्होंने सिखों में एक अलग से विवाह की पद्धति लाई। कौन सी पद्धति थी वो? लवन पद्धति उसको कहते हैं। लवन को प्रचलित किया। हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति होती लवन। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन हो गए थे ये। और देखा जाए तो अमरदास जी ने और कौन सी स्थापना की थी? थोड़ा जगह इसमें कम पड़ जाती है। इन्होंने एक नया काम किया था, 22 गद्दियों की स्थापना की थी। किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने। किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। अब प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी इन्होंने। बस इनका इतना काम था। ये तीसरे गुरु थे अमरदास जी। और चौथे गुरु कौन बनते हैं? रामदास जी। कौन बनते हैं? रामदास जी। इनका क्या काम था? इन्होंने एक, वहाँ पे देखेंगे अमृतसर जो बना है, अमृतसर में अमृतसर जलाशय बनवाया। और एक अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक। लेकिन ये सब जमीन कौन दिया? ये जमीन जो है किसने दान किया था? ये जमीन दिया था अकबर ने। 500 बीघे जमीन दिया था। 500 बीघे जमीन अकबर ने दिया था इनको। इनकी पत्नी बीबी नाम था। अमृतसर में। ठीक। और फिर इन्होंने, गुरु रामदास जी ने क्या किया? इन्होंने अपने तीसरे जो इनके पुत्र थे, कौन? अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। किसको? अर्जुन को। जब पिता की सीट अगर पुत्र पा रहा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो गुरु पद था इसको क्या कर दिया? पैतृक कर दिया। ठीक। तो इसके अगले गुरु कौन बनते हैं? 5वें नंबर के अर्जुन जी बनते हैं।
जब अर्जुन जी बने तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम दिया आदि ग्रंथ की। अर्जुन जी ने आदि ग्रंथ की एक रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की। और ये अमृतसर जो जलाशय इन्होंने बनवाया था इनके पिताजी ने, इसके मध्य में इन्होंने एक बनवाया हरमंदर साहब। हरमंदर साहब का निर्माण कराया था। किसने कराया था? गुरुदेव जो अर्जुन जी बने। लेकिन जो एक खुसरू थे, राजकुमार खुसरू, राजकुमार खुसरू की इन्होंने कुछ शायद मदद की थी। राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने इनको गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। फिर सिखों के छठे गुरु कौन बनेंगे? छठे गुरु बनते हैं हरगोविंद सिंह जी। कौन बनते हैं? हरगोविंद जी बनते हैं। हरगोविंद जी बनते हैं। इन्होंने क्या किया? सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया। सैन्य संगठन का रूप दिया। और क्या किया? एक नया काम किया था इन्होंने, अकाल तख्त का निर्माण कराया। ठीक, क्या किया? एक अकाल तख्त का निर्माण कराया। इन्होंने ही शुरुआत की थी। मतलब जैसे दो तलवारें बांध कर गद्दी पर बैठते, इन्होंने ही शुरुआत किया था। और जो अमृतसर के जो किलेबंदी थी, इन्होंने ही करवाई। कौन? बस इनका कोई खास काम नहीं था। हरगोविंद सिंह जी ने सैन्य संगठन को, एक अकाल तख्त को, और अमृतसर की जो किलेबंदी हुई थी, इन्होंने ही करवाई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन अगले प्रश्न पे अभी देखें भी खत्म नहीं हुए। 7वें गुरु थे इनके हरराय जी। 7वें गुरु कौन हुए? हरराय। इनका कोई विशेष काम नहीं था। इनके 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन जी। हरकिशन जी ये एक ऐसे गुरु थे जिनकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हुई थी। किसकी? चेचक के कारण हरकिशन जी की मृत्यु हो गई थी। और 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें यही गुरुद्वारे के निकट जो शीशगंज है, वहाँ पे इनको मरवा दिया था। और सिखों को जो 10वें गुरु बने, ये बन गए गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही अपने को सच्चा पातशाह कहा था, एक नया शब्द। और जो सच्चा पातशाह, 5 ककार, और इन्होंने एक अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा था। चलिए, अभी तो वैसे तो बहुत सी इनके हैं। इन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, और एक प्रणाली थी पाहुल प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है।
ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी अशोक धर्म और डी नागार्जुन। बताइए। श्रवण बेलगोला के साथ क्या जुड़ा हुआ है? श्रवण बेलगोला पे क्या हुआ था ये बताएं पहले। श्रवण बेलगोला पे श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? जैन धर्म जुड़ा है कि बौद्ध धर्म जुड़ा है? कौन सा धर्म है? जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म। श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है। और हुआ क्या था यहाँ पे? श्रवण बेलगोला में क्या हुआ? श्रवण बेलगोला शब्द क्यों आया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, टाइम बहुत हो जाता है फिर। भारत में पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच किस वर्ष चली थी? बताइए। भारत में पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच किस वर्ष चली थी? ए 1853, बी 1893, सी 1943 और डी है 1963। बताइए। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 नवंबर और डी है 2 अक्टूबर। बताइए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है? ये दिया जाता है 26 जनवरी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है? ए वीर स्थल, बी विजय घाट, सी शक्ति स्थल और डी है वीर भूमि। तो राजीव गांधी की जो समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मतलब क्या हुआ? वीर भूमि का मतलब है बहादुरों की भूमि। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, राजीव गांधी की जी स्मृति में कमल के फूलों का एक मूर्तिकला समूह और सम्मान की दीवार स्थित है। बस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी वीपी सिंह। बताइए, तो इसमें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से ये रहे 27 मार्च 1964 तक ये रहे। और फिर इंदिरा गांधी कब से रही? इंदिरा गांधी रही 24 जनवरी 1966 से 1966 से ये रही 1984 तक। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, ये 9 जून 1964 से 1966 तक ये रहते हैं। और बीपी सिंह के टाइम अगर देखा जाए तो ये 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक रहते हैं। ठीक, तो कौन रहा इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? ए गंभीर सूखे की स्थिति, बी गोल गुंबज, सी भारी वर्षा और डी है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। एक यहाँ पे मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए यूक्लिड, बी हेरोडोटस, सी अरिस्टोटल और डी है जूलियस सीजर। देखिए, हेरोडोटस जो थे इनको इतिहास का तो पिता कहा जाता है। किसने लिखा है इसको? इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आप तो श्योर है कि इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन लिखेगा? जो प्रथम इसका पिता रहेगा तो कौन लिखेगा? हेरोडोटस लिखते हैं। कौन से? हेरोडोटस। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? ए अजमेर, बी जयपुर, सी पटना, डी औरंगाबाद। बताइए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? किसके पास स्थित है? ये स्थित है औरंगाबाद के पास। किसके पास है? डी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी सीमांत संस्था के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी सीमांत संस्था के रूप में जाना जाता है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। बताइए, कौन सा है उत्तर पूर्वी सीमांत संस्था? इसमें है ये डी नंबर। किसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई? ए पावापुरी में, बी लुम्बिनी में, सी कुशीनगर में और डी है कपिलवस्तु में। बताइए, कहाँ हुई थी इन्हें निर्वाण प्राप्ति? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? रॉलेट अधिनियम, पिट्स भारत अधिनियम, डी विनियमन अधिनियम और डी है भारतीय परिषद अधिनियम। कौन सा है? ये है काला कानून। ये वही कानून है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला रॉलेट एक्ट है, जिसकी वजह से कौन सी बाद में एक घटना हुई थी और बड़ी नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस देश में नोबल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन समिति स्थित है? किस देश में नोबल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन समिति स्थित है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और डी है डेनमार्क। जल्दी बताइए किस देश में है? इसका आंसर होगा बी, स्वीडन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्वीडन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए देहरादून, बी बड़ोदरा, सी डिगबोई और डी है मुंबई। बताइए कहाँ स्थित है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय? ये स्थित है ए नंबर। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ए केरल, बी चेन्नई, सी बंगलोर, डी दिल्ली। तो प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगलौर में, सी नंबर। कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? विक्रमादित्य, शूद्रक, कलहड़ और डी बाणभट्ट। किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिकम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? ए बेन किंग्सले, बी सत्यजीत रे और सी है मृणाल सेन और डी है रिचर्ड एटनबरो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? बताइए किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है पूरब की बेटी किसने लिखा? प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा? ए तस्लीमा नसरीन, बी बेनजीर भुट्टो, सी आंग सान सू की और डी है सिरिमाओ भंडारनायके। किसने लिखा था पूरब की बेटी? ये लिखा था, ये पुस्तक लिखी हुई है इनकी बेनजीर भुट्टो जी की, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिबंधित पुस्तक
सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी? प्रतिबंधित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी? ए गुन्नार मिल्टन, बी विलियम गोल्डिंग, सी सलमान रुश्दी और डी अगाथा क्रिस्टी। किसने लिखी थी? ये है जो प्रतिबंधित होती है, सलमान रुश्दी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुस्तक है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के लेखक हैं। नो फुल स्टॉप इन इंडिया के लेखक हैं। ए राजमोहन गांधी, बी श्यामलाल और सी है E.M. फास्टर और डी है मार्क टूली। किसने लिखा? तो किसने लिखा था इसको? इसको लिखा है मार्क टूली ने, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीमक्स निम्न में से किस एक से संबंधित है? वीमक्स किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सी मिसाइल प्रौद्योगिकी और डी है संचार प्रौद्योगिकी। तो किससे संबंधित है? वीमैक्स। वीमैक्स या वीमैक्स कभी कभी लिखा रहता है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? एक हवाई जहाज में उड़ान रिकॉर्डर, बी अंटार्कटिका में एक जगह है, सी सूर्य पर एक जगह और डी है ढ सितारा। कौन सा है ब्लैक होल? बताइए ब्लैक होल क्या है? ये है एक ढ सितारा। अच्छा, एक ब्लैक बॉक्स होता है जो ये हवाई जहाज में होता है, ये क्या होता है? वो होता है ब्लैक बॉक्स। हवाई जहाज में एक उड़ान रिकॉर्डर, ये कुछ होता है ना, वहाँ पे एक उड़ान रिकॉर्डर क्या है, ये वहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप रख दिया जाता है, उस पर क्या क्या हुआ वो सब चीज़ रिकॉर्ड होता है, वो ब्लैक बॉक्स होता है। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? भारत ने अपना भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल और डी है कर्नाटक। बताइए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किए? ये करते थे ये लोग राजस्थान में करते थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। O2 किस रूप में जाना जाता है? O2 किस रूप में जाना जाता है? बताइए ऑक्सीजन, ओजोन, ऑक्साइड, मीथेन। किस रूप में जाना जाता है? ये है कौन सा? अरे इसको बताइए। ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक भाषा नहीं है?
विंडोज़ 98, बी पास्कल, सी फॉर्ट्रॉन और डी है C++। कौन सी इसमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बताइए इसको। कौन सी नहीं है? विंडोज़ 98 ये एक भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए, बेरी बेरी किस विटामिन के लिए? ये होता है विटामिन बी के कारण। किसकी वजह से होता है? विटामिन बी के कारण होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएं, बाजार में बेचे जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। 18 कैरेट। अशुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। इसमें कितना हुआ? 18 कैरेट। तो 18 कैरेट में इसमें मिक्स कितना होगा? ए 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, बी 18 भाग सोना तथा 82 भाग अन्य और धातु है, सी 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु और डी है 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। बताइए। सबसे बड़ी बात इसमें पता होना चाहिए कि जो 24 कैरेट सोना होता है वो शुद्ध सोना के रूप में अगर दे दिया है तो यहाँ पे 18 और 6 कौन सा होगा? सी नंबर होगा। 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जल में निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए रडार, बी सोनार और सी क्वाशर और डी है पल्सर। जल में निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं? सोनार का करते हैं। किसका? सोनार का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एस्प्रिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की गई थी? एस्प्रिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की गई थी? ए भिंसा, बी यूकेलिप्टस, सी ओक और डी पाइन। किससे तैयार की गई थी? ये तैयार की गई थी ए नंबर। किससे? भिंसा। ये भिंसा से तैयार की गई, इसी को कहते हैं विलो। क्या कहते हैं? विलो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए अशोक, बी कुमारगुप्त प्रथम का, सी हर्षवर्धन का, डी
इनमें से कोई नहीं। बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताइए? ये की थी कुमारगुप्त प्रथम का काम था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसमें है माही नदी, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बैलों की लड़ाई, निशानेबाजी से, लान टेनिस से और डी क्रिकेट से। बुल्स आई किससे संबंधित है? ये संबंधित है निशानेबाजी से, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी पानी में, सी निर्वात में और डी लोहे में। ध्वनि की गति किसमें सर्वाधिक होगी? ठोस में होती है तो किसमें हो जाएगी? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में वायु क्या है? कार्बनिक का वाष्पित रूप, बी एक तत्व, सी मिश्रण और डी यौगिक। बताइए वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, सी नंबर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए डेली 8 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी पर लाइव आता हूँ। यहाँ पर आपको नई नई श्रृंखलाएँ मिलेंगी जो या तो विगत में आए हुए प्रश्न हैं या तो आने वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं और कोई भी समस्या हो आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ लिया करें। डेली इसी टाइम पे आते हैं।